So today in this session we'll be covering मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव या स्कीम्स हैं सरकार जो लेकर के आई है, और ये हम जनवरी 2025 से कवरेज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक का. देन वॉट एवर समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हैव हैपेंड इन मध्य प्रदेश एंड ऑल द एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज. अब वो कोई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हो, कुछ नया इनिशिएटिव एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में लिया गया हो, कोई डैम न्यूज में रहा हो, वो सारी चीजें कवर करेंगे. मध्य प्रदेश की करंट अफेयर ये होने वाली है. जो जनरल करंट अफेयर है वो आप ऑलरेडी तैयार कर रहे हो. प्लीज टेक नोट, अगर अभी तक आपने सवाल को रेफर नहीं किया है या मंथली मैगजीन रेफर नहीं किया, आइदर ऑफ देम यू मस्ट रेफर, ताकि एक प्रॉपर कवरेज इंडिया और इंटरनेशनल अफेयर्स का हो सके. बिकॉज प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ एमपी से रिलेटेड करंट अफेयर नहीं आएगा, इंडिया लेवल और इंटरनेशनल लेवल भी आएगा. अगर आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यू उठा करके देखोगे तो एमपी स्पेसिफिक तो आ रहा है, लेकिन करंट अफेयर स्पोर्ट्स सेगमेंट से आता है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस पूछी जाती है, इंडेक्स पूछा जा रहा है, राइट, अपॉइंटमेंट्स आ जा रहे हैं. सो यू नीड टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम दैट एंगल. तो सबसे पहले न्यू इनिशिएटिव कैटेगरी को लेके चलेंगे, और पहला इनिशिएटिव क्या आया था कि एमपी में नया एयरपोर्ट उसको अप्रूवल मिल चुका है, दैट इज दातिया एयरपोर्ट. कौन सा एयरपोर्ट बना है नया? दातिया एयरपोर्ट. डीजीसीए का अप्रूवल इसको मिल गया है, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. और ये एमपी का कौन से नंबर का एयरपोर्ट होगा? 8th नंबर का. तो अब आपको एमपी के सारे एयरपोर्ट्स पता होने चाहिए जो रीजनल कनेक्टिविटी दे रहे हैं. तो देखो, पहले 5 एयरपोर्ट थे सितंबर 2024 के पहले. सो उसके अंदर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खजुराहो और ग्वालियर के अंदर एयरपोर्ट्स थे. उसके बाद में रीवा एयरपोर्ट आया, फिर सतना का एयरपोर्ट को अप्रूवल मिला, और अब जाकर के एक और एयरपोर्ट को अप्रूवल मिला है, दैट इज दातिया. ठीक है, सो दीज आर दी 8 एयरपोर्ट्स. क्लियर सो फार? सो दातिया एयरपोर्ट को लाइसेंस मिल गया है, पब्लिक एरोड्रोम की तरह ये वर्क कर सकता है, यानी आम जनता यहां से अब फ्लाइट्स ले सकती है अंडर 3C/VFR कैटेगरी, यानी कि रीजनल एयरक्राफ्ट. जैसे हमारी उड़ान स्कीम होती है, यस, उसी तरह से रीजनल कनेक्टिविटी के तहत यहां से फ्लाइट्स उड़ेंगी. ठीक है, ये न्यूज समझ में आ गई. आगे चले. नेक्स्ट न्यूज क्या बोल रही है, देखो, पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया और काफी सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया था पिछले साल धार मध्य प्रदेश के अंदर. तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सा फाउंडेशन स्टोन है, लेट अस सी. सो फाउंडेशन स्टोन तो था पीएम मित्र पार्क का. पीएम मित्र पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. पीएम मित्र पार्क किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल से रिलेटेड है. तो सितंबर 17, 2025 को धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में फाउंडेशन स्टोन ले किया गया इंडिया के पहले प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, यानी पीएम मित्र पार्क. एमपी सिर्फ याद रखने से काम नहीं चलेगा, धार याद रखिएगा. बिकॉज क्वेश्चन कैसा बनता है? क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए इंडिया का पहला पीएम मित्र पार्क का फाउंडेशन स्टोन मध्य प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ले किया गया है. तो आपको धार याद रखना है, ठीक है. पीएम मित्र का फुल फॉर्म याद रखेंगे. अब पीएम मित्र पार्क, लाइक आई टोल्ड यू, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गेम चेंजर होगा, यानी कि हमारे बिल्कुल ग्रास रूट के फार्मर्स जो कपास उगा रहे हैं, उनसे लेकर के कपड़ा बनाने से लेके एक्सपोर्ट तक पहुंचाने के लिए ये पूरा एक सप्लाई चेन तैयार इसके तहत किया जाएगा. तो ये 5F विजन पे काम करता है, ठीक है. 5F विजन पे, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, H भी आएगा यहाँ पे, ठीक है. तो पीएम मित्र पार्क 5F पे काम करता है, और उनके 5F आपको पता होना चाहिए. फार्म यानी कि खेत से कपास लेने से लेके उससे फाइबर बनाना, फैक्ट्री तक ले जाना, फैक्ट्री में उससे कपड़े बनेंगे और फिर उसको फॉरेन तक एक्सपोर्ट करना, ये पूरा 5F है, ठीक है. अब धार डिस्ट्रिक्ट में भी ये जो पीएम मित्र पार्क है सबसे पहला कहां आया है? बदनावर तहसील के अंदर भैंसोला गांव, भैंसोला विलेज के अंदर आया है. फाउंडेशन स्टोन लेके आ गया, अभी पूरा तैयार किया जाएगा. क्लियर? अब ये तो हो गया फाउंडेशन स्टोन ले करना, और कुछ इनिशिएटिव्स थे जो यहाँ से लॉन्च किए गए. तो सेवा पखवाड़ा करीब करीब 15 दिन का इनिशिएटिव होता है, जिसके अंदर मदर और गर्ल चाइल्ड, जो गर्ल्स होती हैं और जो मदर होती हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर पर्टिकुलरली ध्यान दिया जाता है. तो 2 इनिशिएटिव्स जो हेल्थ और न्यूट्रिशन को टारगेटेड है, विमेन और चिल्ड्रन की. सो एक है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, जिसके अंदर विमेन गर्ल्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा. दूसरा है राष्ट्रीय पोषण माह,
यानी कि पूरा न्यूट्रिशन मंथ। तो 8th एडिशन इस बार राष्ट्रीय पोषण माह का ये नेशन वाइड कैंपेन होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ एमपी के अंदर होगी, नेशन वाइड होती है, पर एमपी के अंदर पीएम मोदी जी ने इसको धार से लॉन्च किया। ठीक है, इसमें सारे बच्चे आ जाते हैं। पोषण माह में ऐसा नहीं सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए होता है, दोनों ही आ जाते हैं, गर्ल और बॉय। और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार विमेन को ओरिएंटेड है। ठीक है जी, तो ये धार वाली न्यूज समझ में आ गई। एक तो पीएम मित्र पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। 5F ध्यान रखिएगा। धार में भी भैंसोला गांव ध्यान रखेंगे आप। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज देखिए। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट का। बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहां पे? सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, कहां पे? बड़े फैक्चुअल से क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर में भी, है ना, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है एमपी। तो सीधे पॉइंटर्स ध्यान रखो। मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के गरहा गांव यानी कि गरहा विलेज के अंदर, राइट। तो फाउंडेशन स्टोन यानी नींव डाल दी गई है बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। 10 एकड़ में फैला होगा। 100 बेड फैसिलिटी का एक पहला चरण जो है, फर्स्ट फेज जो है, उसमें 100 बेड फैसिलिटीज के साथ में इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ये एक कैंसर हॉस्पिटल भी होगा जिसके अंदर फ्री ट्रीटमेंट अंडर प्रिविलेज लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक आगे बढ़े। अगली न्यूज क्या बोलती है? अगली न्यूज कह रही है इंडिया का पहला, एमपी में ही पहला नहीं है, इंडिया का पहला पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर के अंदर आ रहा है। तो देखिए, इंडिया का पहला, ये सुनते ही बहुत स्टार मार्क हो जाएगा। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, जो ग्रीन वेस्ट को प्रोसेस करके कुछ यूजफुल चीजें बनाएगा। और वो प्लांट कहां लॉन्च किया गया? इंदौर। इंदौर वैसे ही सबसे स्वच्छ सिटी है, यस, तो वहीं पे हम ग्रीन वेस्ट को प्रोसेस करके यूजफुल चीजें भी बना रहे हैं। इंदौर ध्यान रखेंगे। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत इंदौर के अंदर इस प्लांट को लॉन्च किया गया। बिचौली हापसी में, जगह बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है इंदौर से रिलेटेड या सिटी रिलेटेड हो, लोकेशन स्पेसिफिक ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो बिचौली हापसी के अंदर, और यहाँ पे वुड या ब्रांचेस को रिसाइकल करके पैलेट्स बनाना या फिर ऐसी चीजें बनाना जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, या फिर नॉन सस्टेनेबल चीजों के बजाय ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स या प्रोडक्ट्स बनाने की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, देन इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3000 पर टन रॉयल्टी में लेंगे फॉर सप्लाइंग वुड्स एंड ब्रांचेस। क्योंकि देखो, ये जो भी ग्रीन वेस्ट है ये किसके अंडर में आता है? इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में, क्योंकि इंदौर का है ये, राइट। तो ये लोग ऐसे ही नहीं देंगे, दे विल बी सेलिंग दिस इन एवज ऑफ अ रॉयल्टी। ठीक है, इंदौर और इंदौर में बिचौली हापसी क्या है? ये भारत का पहला पीपीपी के अंडर में ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है। अगली न्यूज, अब देखो, अगली न्यूज है इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल से रिलेटेड, जो कि कुरुक्षेत्र में होता है। कुरुक्षेत्र तो मध्य प्रदेश में नहीं है, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इस इवेंट में एमपी पार्टनर स्टेट था। कौन सा स्टेट था? पार्टनर स्टेट। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कहीं भी एंटर हुआ है किसी भी फॉर्मेट के अंदर, किसी भी रोल के अंदर, हमें वो पता होना चाहिए। तो एमपी पार्टनर स्टेट के तौर पे 10th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल में गया, यानी उसने शिरकत की। और ये कहाँ होता है इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल? कुरुक्षेत्र में। गीता का ज्ञान कहाँ दिया गया था? कुरुक्षेत्र में, राइट। तो 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये पूरा गीता महोत्सव फेस्टिवल चला। और मेन जो गीता जयंती थी उस दिन मेजर सेलिब्रेशंस होते हैं। पार्टनर स्टेट वाज एमपी, अच्छे से ध्यान रखना। गीता इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल, जिस दिन गीता का ज्ञान दिया गया उसी के अराउंड ये फेस्टिवल सेलिब्रेटेड होता है। पूरी 51 कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और 2016 से ये फेस्टिवल कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर ऑब्जर्व किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज पे चले। नेक्स्ट न्यूज आ रही है जल गंगा संवर्धन अभियान, मध्य प्रदेश का एक इनिशिएटिव, एक कैंपेन। कब से कब तक चली ये कैंपेन? 30 मार्च से 30 जून, 3 महीने की ये कैंपेन थी। जल गंगा यानी किसके कंजर्वेशन या किसके रिवाइवल के लिए काम कर रहे हो? हमारी वाटर बॉडीज, जो भी एमपी की वाटर बॉडीज है, वो रिवर्स हो, पॉन्ड्स हो, वेटलैंड्स हो, उन सब के रिवाइवल के लिए। ठीक है, तो देखिए,
मध्य प्रदेश जल गंगा संवर्धन अभियान इनिशिएटिव 5/30 से जून 30 तक, जिससे रिवर्स, वाटर सोर्सेज, वेटलैंड्स को कंजर्व भी करना है और जो सूख गए हैं, पोल्यूट हो गए, उनको रीजुविनेट भी करना है, वापस से ठीक भी करना है। और इसी के तहत खांडवा डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर घोड़ा पछाड़ रिवर है, उस जो कि घोड़ा पछाड़ रिवर एक ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है नर्मदा की, और उसको ऑलरेडी रिवाइव भी कर दिया गया। ठीक है, तो यहां से आपको घोड़ा पछाड़ नदी के बारे में पता चलता है कहां पर इसका रिवाइवल का काम हुआ है, बेसिकली खानवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और घोड़ा पछाड़ किसकी ट्रिब्यूटरी है? नर्मदा की है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, एक समिट रिलेटेड है। समिट से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? तारीख भी पूछ ली जाती है। हाँ, लाइक आई टोल्ड यू, एमपी बड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है। समिट कहां हुआ, सीधा सीधा सवाल बनता है एग्जाम के अंदर। तारीख भी आपको ध्यान रखनी है, एंड ऑफ कोर्स अगर कोई थीम है तो वो आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, सो उज्जैन ने होस्ट किया है। कहां? उज्जैन के अंदर होस्ट हुआ स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट। स्पिरिचुअलिटी, वेलनेस का समिट उज्जैन के अंदर होस्ट हुआ, और इसकी थीम रही वेलनेस अ न्यू पर्सपेक्टिव। जो एमपी के सीएम हैं मोहन यादव जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया, और अलग अलग इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स आए, उनके साथ में मीटिंग्स हुई हैं, डिस्कशंस हुए कि कैसे मध्य प्रदेश को ग्लोबल वेलनेस हब बनाया जाए, और उसमें भी फोकस ऑफ अटेंशन कौन सी सिटी रहेगी? उज्जैन रहेगी, सेंटर ऑफ वेलनेस बनेगी, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है जी, ओके, चलो। नाउ, अभी हमने इंदौर के बारे में पढ़ा था कि भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट से कुछ यूजफुल बनाने का प्रोजेक्ट वहां पे प्लांट डाला गया है। उसी तरह से अब देखो इंदौर में एक और इनिशिएटिव है। इंदौर ने भारत का पहला, अगेन इंडियाज फर्स्ट, डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट विथ क्यूआर कोड्स स्टार्ट किया है। यानी कि जैसे हमारे घरों के बाहर वो नेम प्लेट लगी हुई रहती है ना, कई जगह पे एड्रेस भी होता है, राइट? अब हमारा डिजिटल एड्रेस का क्यूआर कोड हमारे घरों पे के एड्रेस के तौर पे डिस्प्ले किया जाएगा। तो इंदौर ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला क्यूआर कोड बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम, कि आपके घर का पता एक क्यूआर कोड से मिल जाएगा। और अब ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मध्य प्रदेश के अंदर डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और कहा जा रहा है ये भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत स्पेशल डिजिटल प्लेट्स, नेम प्लेट की जगह, एड्रेस प्लेट्स की जगह डिजिटल प्लेट्स होंगी, जिनको स्कैन करके प्रॉपर आपका एड्रेस देखा जा सकता है। और ये जो डिजिटल प्लेट्स हैं या जो क्यूआर कोड्स हैं, ये डिजिपिन से लिंक्ड होंगे। डिजिपिन कितने डिजिट की है? 10 डिजिट की होती है। कितने डिजिट की? 10 डिजिट की डिजिपिन होगी। और डिजिपिन का फुल फॉर्म है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सिस्टम है। जीपीएस वगैरह की मदद से, सैटेलाइट्स की मदद से हम एग्जैक्ट पोजीशनिंग आपके एड्रेस की इस डिजिपिन से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारा आधार नंबर होता है, इसी तरह से घरों का डिजिपिन हो जाएगा लोकेशन के लिए। सो जैसे ही आप क्यूआर को स्कैन करेंगे, आपकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस बेस्ड डिजिटल एड्रेस अवेलेबल हो जाएगा। तो कहां से शुरू हुआ है? इंदौर से इसको स्टार्ट किया गया है। सो फार सो गुड, चलें आगे। नेक्स्ट न्यूज क्या है? देखिए, पहली बार अभी तक की हिस्ट्री में पहली बार इंडिया में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। तो एमबीबीएस का जो पूरा करिकुलम है वो हिंदी में भी आएगा, और इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? जबलपुर एमपी से। इंडियाज फर्स्ट हिंदी मीडियम एमबीबीएस कॉलेज ओपन होगा, और कहां? जबलपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, राइट? और ये 27-28 तक यहाँ पे पढ़ाई और सारे करिकुलम स्टार्ट होंगे। तो अभी जो चीजें प्रॉपर इंग्लिश में होती है वो अब हिंदी में होगा, और ये पॉसिबल होगा जबलपुर से। वन लाइनर है, लेकिन सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है नक्सलवाद से रिलेटेड, के मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी ने कहा है कि स्टेट नक्सलवाद से फ्री हो चुका है। और ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि जो आखिरी 2 माओइस्ट थे उन्होंने सरेंडर कर दिया बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये जो सरेंडर था एक कैंपेन के चलते हुआ, कैंपेन चलाई जा रही थी, रिहैबिलिटेशन टू रीजुविनेशन कैंपेन, कि आप सरेंडर कीजिए और रिहैब और रीजुविनेशन में आइए। ठीक है, तो लास्ट जो 2 माओइस्ट थे उन्होंने बालाघाट में सरेंडर किया है। और अगर हम नेशनली देखें तो हमारा टारगेट क्या है? हमें नक्सलवाद को 2026 तक खत्म करना है।
नक्सलवाद एक अच्छा टॉपिक होता है और एसेज के तौर पे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी रूट कॉज, और जिन भी स्टेट में समस्या है जैसे कि एमपी में भी कुछ हद तक थी, तो उसके बारे में आपको ढंग से जब आप तैयारी करें तो नक्सलवाद के टॉपिक को ऐसे के एंगल से रेडी रखिएगा। मध्य प्रदेश टू इंट्रोड्यूस रोलिंग बजट फ्रॉम 26-27। रोलिंग बजट, रोलिंग ट्रॉफी होती है ना, क्या होती है, वही आगे कंटिन्यू होती रहती है। तो रोलिंग बजट क्या है? एक बजट जो लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जा रहा है। हर साल बजट नहीं बनेगा, हर साल उसमें सिर्फ रिविजन्स या अपडेट्स किए जाएंगे, ठीक है, रिव्यू किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश पहला स्टेट भारत का बनने जा रहा है जो कि रोलिंग बजट लेकर के आएगा, हर एक साल के लिए नहीं, रोलिंग फ्रेमवर्क के साथ 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स का। तो अब से 26-27 वाला जो बजट आएगा वो रोलिंग बजट 3 साल के लिए बनेगा और हर साल उसके अंदर रिव्यूज किए जाएंगे, ठीक है। और फॉर 26-27 स्टेट का जो GSDP है वो एस्टिमेट किया गया है 18,48,274 करोड़ का, 10.69% हायर है ये 25-26 से। तो इकोनॉमिकली वी हैव केप्ट अ बेटर एस्टिमेट कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है स्टेट का वो बेटर होगा। नेक्स्ट देखो, एक और समिट आ रहा है, अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट स्टेट लेवल का समिट था। ये कहां हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन, ग्वालियर। झांसी की रानी ग्वालियर में जाके शरण ली थी उन्होंने, यस, और वहां से फिर अपनी पूरी युद्ध की रणनीति बनाई थी। अभ्युदय यानी नया उदय से रिलेटेड है कुछ, राइट? तो ग्वालियर और अभ्युदय का एसोसिएशन दिमाग में रखिएगा। अभ्युदय समिट ग्वालियर के अंदर हुआ, थीम रही इन्वेस्टमेंट टू एम्प्लॉयमेंट, अटल संकल्प, उज्ज्वल मध्य प्रदेश। तो अटल संकल्प क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ही ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि कब पड़ती है? 25 दिसंबर को पड़ती है, ठीक है जी, ठीक है, पढ़े आगे। नेक्स्ट आइए, पार्थ स्कीम एक काफी अच्छी और इंपॉर्टेंट स्कीम है और आप जैसे एस्पिरेंट से ही जुड़ी हुई है। तो पार्थ स्कीम मध्य प्रदेश ने अनाउंस की, और क्या है ये स्कीम? लेट अस अंडरस्टैंड। पार्थ योजना या पार्थ स्कीम, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, ये है पार्थ। ओके तो जो भी लोग, जो भी एस्पिरेंट्स डिफेंस, पुलिस या सिक्योरिटी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं, उनकी नॉमिनल से प्राइस या फीस के ऊपर तैयारी करवाना, ये है पार्थ स्कीम। तो यूथ को इंडियन आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री या ऐसी रिलेटेड सर्विसेज के लिए तैयार करना, फिजिकली भी मेंटली भी। इसके 3 एस्पेक्ट्स होंगे। सबसे पहला कि बच्चे की जो फिजिकल फिटनेस है उसके ऊपर काम किया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी की जाएगी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से इंटरव्यू की तैयारी की जाएगी, राइट? तो तीनों एस्पेक्ट पे बच्चे को तैयार करना। और इसका जो अभी पायलट प्रोजेक्ट है, ये पूरे एमपी पे लागू नहीं हुआ है कि सारे एस्पिरेंट्स को ले लो इसके अंदर, नहीं, ये पायलट प्रोजेक्ट है। 9 मेजर सिटीज में ही अभी इसको चालू किया गया है। मेजर सिटी कौन सी है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, मुरैना, शाहडोल, सागर, उज्जैन, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इनमें 450 एस्पिरेंट्स को ही लिया जाएगा इस स्कीम के तहत, पार्थ स्कीम के तहत, ठीक है। और इसके लिए जो पूरा प्रोग्राम बनाया गया है उसको डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर ऑफिसर्स देखेंगे, उनकी निगरानी में ये पूरा प्रोग्राम होगा। और एक की कंपोनेंट इसका रहेगा मध्य प्रदेश यूथ प्लेटफॉर्म पोर्टल, MPYP। ये पोर्टल बनाया गया है ताकि बच्चे इस पोर्टल से जुड़ सकें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें, ठीक है। चलो नेक्स्ट आएंगे, मध्य प्रदेश becomes first state in India to launch its GCC policy 2025। तो एमपी की जो टीयर 2 सिटीज हैं, टीयर 1 कौन सी होती हैं? जिनको हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी बोलते हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एक्सेट्रा, राइट? वो टीयर 1 सिटीज मानी जाती है। अब टीयर 2 सिटीज जो उनके नीचे हैं, अब टीयर 1 सिटीज के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, राइट? स्टार्टअप इकोसिस्टम्स भी बहुत तगड़े हैं, लेकिन उनके ऊपर ओवरलोड है। इस वजह से बहुत सारे लोग वहीं जाकर के अपने ऑफिसेस सेटअप करते हैं, कंपनी के हेडक्वार्टर्स सेटअप करते हैं, सारा काम वहीं से चल रहा होता है, राइट? तो वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज पे बर्डन कम करने के लिए और कहीं ना कहीं एमपी में उस डेवलपमेंट की लहर लाने के लिए GCC पॉलिसी एमपी अपनी लेकर के आया है।
तो मध्य प्रदेश ने इंडिया की पहली जीसीसी पॉलिसी, जीसीसी क्या है? ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग। अब वो आईटी, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज और या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे एआई, इन एरियाज में कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, यानी कि आप ट्रेनिंग हो या फिर वर्क प्लेसेस ऐसी डिजाइन करना कि लोग आकर के काम करें, राइट, या फिर कंपनीज इस नेचर की लेकर के आना, ये सब कैपेसिटी बिल्डिंग के अंडर में आएगा। तो टारगेट सेक्टर्स ये सारे हैं और मेन एम मैंने आपको बताया कि जो ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस हैं, जैसे अलग अलग कंपनीज चलती हैं, वो अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस कई बार आउटसोर्स कर देती हैं या एआई डेवलपमेंट के लिए वो थर्ड पार्टी को हायर कर लेती हैं। तो ये सारे जो काम हो रहे होते हैं ये अभी मेट्रो सिटीज से हो रहे होते हैं। अब इनको एमपी के अंदर भी इस तरह के कैपेसिटी सेंटर्स लेकर के आना जो ग्लोबल कंपनीज को सर्विसेज दे रहे हो एमपी में बैठ करके, राइट। तो उसके लिए ये जीसीसी पॉलिसी लाई गई है। अब ऑब्वियसली अपने आप से तो सारे लोग आकर के आपके यहाँ पे सेंटर्स नहीं खोलेंगे, तो आप क्या करोगे? आप कुछ सब्सिडीज दोगे, कुछ इंसेंटिव्स दोगे, वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले ये देखो, तो एमपी की टियर 2 सिटीज जैसे कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, इनमें इनोवेशन, रिसर्च, हाई एंड सर्विसेज देना, इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा। 50 जीसीसीज, ओवर 50 जीसीसीज अट्रैक्ट करना चाहता है एमपी और करीब 37,000 डायरेक्ट जॉब्स इसके थ्रू मध्य प्रदेश को मिले। जब आप आंसर राइटिंग करते हो ना, तो आप इस तरह की चीजों का मेंशन करोगे, यू विल फेच एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट। इसलिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ करंट अफेयर में डायरेक्ट क्वेश्चन के एंगल से नहीं, आंसर राइटिंग के एंगल से। अच्छा, आप देखो, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एमपी एसईडीसी जो है वो नोडल एजेंसी है, यानी ये जीसीसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा काम ठीक से हो। कौन लेने वाले हैं? ये लेने वाले। अब अगर आपको मेट्रो सिटीज से खींच करके कैपेसिटी सेंटर्स एमपी के टियर 2 सिटीज में लाने हैं, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा, वरना कोई क्यों अपना कैपेसिटी सेंटर एमपी या किसी भी टियर 2 सिटी के अंदर खोलेगा? नहीं खोलेगा, बिकॉज मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। तो ऐसे में एमपी गवर्नमेंट ने काफी सारे इंसेंटिव सब्सिडीज अनाउंस की हैं, जैसे कि कैपिटल सब्सिडी, 40% कैपिटल एक्सपेंडिचर में सब्सिडी दी जाएगी और अपर कैपिंग लगा दी गई है 30 करोड़ रुपीस मैक्सिमम, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर आपको कैपेसिटी सेंटर बनाना है, बहुत बड़े एरिया में आपको बिल्डिंग वगैरह खड़ी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको सब्सिडी दी जाएगी। पेरोल सपोर्ट, आपको टैलेंटेड लोग भी चाहिएंगे, ऐसे लोग जिनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा है, तो उसमें भी आपको पेरोल सब्सिडी दी जाएगी अप टू 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी जो सैलरी आपको देनी है ऐसे लोगों को जिनकी तनख्वाह बहुत हाई एंड है, तो उसमें सरकार आपको 50% सब्सिडी देगी पहले साल। ऑपरेशनल असिस्टेंस, यानी कि आपको कोवर्किंग स्पेसेस चाहिए, रेंटल स्पेसेस चाहिए, तो लो कॉस्ट पे मिले आपको, 100% स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस रीइंबर्स कर दिए जाएंगे। फाइन। देन इनोवेशन R&D के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। आप पेटेंट फाइल करना चाहते हो, उसके लिए सपोर्ट है। R&D में बहुत एक्सपेंस आता है, उसका रीइंबर्समेंट है। तो जब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दोगे, सब्सिडीज दोगे, तभी तो कोई अच्छी शहर छोड़ के और सेकेंड लेवल के शहर में आके कैपेसिटी सेंटर्स खोलेंगे, और ये है जीसीसी पॉलिसी एमपी की। ठीक है, आगे बात समझ में? यस, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए, पीएम मोदी लॉन्चेस मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी एट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में कहां हुआ? सबसे पहली बात आती है, ये भोपाल में हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट काफी इंपॉर्टेंट समिट होता है, भोपाल के अंदर हुआ। 24 फरवरी को इनॉग्रेट हुआ, 2 दिन का ये समिट था। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025, ये इसका पूरा नाम था। इसमें 18 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पीएम मोदी जी ने लॉन्च की हैं, जिससे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल बूस्ट मिल सके, पर्टिकुलरली एमपी वाले रीजन में। ठीक है, तो अब उसमें से कुछ जो की हाइलाइट्स हैं जो हमारे काम की हैं वो हम ले लेते हैं। सबसे पहला, न्यू इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, जिसके तहत हमारा एम रखा गया है कि जो स्टेट का जीडीपी है वो 2.9 लाख करोड़ जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का था, उससे 28-29 तक 5.4 to 5.9 लाख करोड़ तक पहुंच सके। इन्वेस्टमेंट में सर्ज हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के एमपी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी प्रपोजल्स अपने दे दिया और स्टेट ने सिक्योर कर लिया इन्वेस्टमेंट। जॉब क्रिएशन, जब आप इकोनॉमी आगे ले जाना चाहोगे तो ऑफ कोर्स आप कुछ प्रोड्यूस करोगे, या तो प्रोडक्ट या सर्विस, उसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट लगेगा और उससे क्या होगा? जॉब्स क्रिएट होंगी। तो करीब 17 लाख जॉब्स भी क्रिएट करना इस पॉलिसी के तहत एक ऑब्जेक्टिव है।
ठीक है, तो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ हुआ, 2025 वाला भोपाल के अंदर हुआ है। 18 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज पीएम मोदी जी ने लॉन्च की हैं, जिसके कुछ की हाइलाइट्स हमने देख लिए हैं। उसके आगे देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो हमारे 18 हाइलाइट्स हैं उनके अंदर, जो पॉलिसीज हैं उनके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी, यानी 35 ऐसी की सर्विसेज को लिस्ट किया गया है जिन्हें डीम्ड अप्रूवल के अंडर डाला गया है। कई बार क्या होता है, जब हम अप्लाई करते हैं, अगर आपके अप्रूवल बहुत डिले हो रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं, आप अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, खोल नहीं पा रहे हो, काम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो कुछ 35 की सर्विसेज ऐसी और ऐड कर दी गई कि अगर टाइमलाइन के हिसाब से आपको अप्रूवल नहीं मिला तो वो डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा कि मिल गया अप्रूवल। डिले हो रहा है, अगर मान लीजिए 30 मार्च डेडलाइन थी, मिला ही नहीं आपको तब तक अप्रूवल, ना हाँ मिला ना मिला, तो अप्रूवल डीम हो जाएगा। ठीक है, 54 सर्विसेज को इन्वेस्ट पोर्टल पे इंटीग्रेट कर दिया गया है। इन्वेस्ट पोर्टल ऐसा पोर्टल है जिसके थ्रू आप सारा काम ऑनलाइन कर सकते हो, आपको फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन से सेक्टर्स पे फोकस है, तो 3T मंत्र, पीएम मोदी जी ने कहा 3T मंत्र है। 3T क्या है, टेक्सटाइल, पीएम मित्र पार्क भी आया ना मध्य प्रदेश के अंदर, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, देन ग्लोबल पार्टिसिपेशन, देखिए समिट के अंदर 9 पार्टनर नेशंस थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बिकॉज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था। समिट तो हो गया इससे पहले, मतलब समिट के दौरान जो पॉलिसी बताई गई है, तो देवर 9 कंट्रीज ऑल्सो विच पार्टिसिपेटेड, और उन्हीं के साथ ये सारी पॉलिसीज भी लॉन्च की गई। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज थी, जर्मनी, जापान, यूके, कनाडा, इटली, रशिया एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो फिर हम आते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोवाइड परमानेंट पावर कनेक्शन टू फार्मर्स फॉर जस्ट ₹5, और ये शुरू कर दिया गया है। तो एमपी सरकार ने ऐसे फार्मर्स जिनके पास परमानेंट पावर कनेक्शन नहीं था, या टेम्पररी भी नहीं था, या तो टेम्पररी पे चल रहे हों या फिर है ही नहीं पावर कनेक्शन, ऐसे किसानों को ₹5 पे परमानेंट बिजली कनेक्शन मुहैया कराने का इनिशिएटिव शुरू किया। और ये सरल संयोजन पोर्टल के थ्रू पॉसिबल हो पाया, यानी जो फार्मर्स हैं वो इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेंगे। पोर्टल का नाम ध्यान रखना है, ठीक है, सरल संयोजन पोर्टल, सरल इजी तरीके से संयोजन आप कर सकते हो। और उसी के साथ साथ सोलर इनिशिएटिव भी है कि 30 लाख सोलर पंप्स 3 सालों के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे टुकड़ों टुकड़ों में, ताकि जो डिपेंडेंसी है बिजली के ऊपर वो भी धीरे धीरे कम हो सके। ठीक है, आइए जी, एक ऐसा टॉपिक जो करंट में भी बना रहा और जो आंसर राइटिंग या एस्से के एंगल से भी अच्छा है, दैट इज स्टबल बर्निंग इन मध्य प्रदेश बढ़ती जा रही है और सरकार ने इसको बैन कर दिया है। एमपी गवर्नमेंट ने स्टबल बर्निंग को बैन कर दिया है। ठीक है, स्टबल बर्निंग क्या होती है, जब धान की खेती होती है, चावल उगाया जाता है और नेक्स्ट सीजन के अंदर गेहूं उगाना है, तो बहुत जल्दी जो खेत है उनको क्लीन करना होता है, राइट। तो एक एक जो हमारे नीचे का जड़ रह गई है उसको उखाड़ा जाए, उसमें टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, लेबर भी लगती है, तो किसान क्या करते हैं, जला देते हैं, स्टबल बर्निंग कर देते हैं जो स्टबल्स बच रहे होते हैं, राइट। लेकिन उससे नुकसान क्या होते हैं, मिट्टी को नुकसान होता है क्या, जब इतनी हाई टेम्परेचर आग लगती है तो वहां के माइक्रोब्स मरते हैं, तो एक तो प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, प्रदूषण तो होता ही होता है, एवरी टाइम इन न्यूज, इंसान की हेल्थ को नुकसान पहुंचता है बिकॉज ऑफ दी सूट एंड दी पोल्यूशन दैट इज कॉज्ड। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बैन कर दिया है स्टबल बर्निंग या पराली जलाने को। ओके और अगर कोई फिर भी स्टबल बर्निंग कर रहा है तो जो बेनिफिट मिलते हैं ना मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत, हर साल किसानों को 6,000 रुपए उनके खाते में मिलते हैं, तो वो नहीं मिलेंगे, नंबर 1। ठीक है, उसके अलावा अगर वो स्टबल बर्निंग करते हैं तो वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी जो क्रॉप्स उगा रहे हैं वो एमएसपी पे नहीं खरीदे जाएंगे, ऐसे किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार इनसे नहीं खरीदेगी। स्टबल बर्निंग मैंने आपको बता दिया है वैसे तो, कि जब हमारा पैडी का क्रॉप के रेसिड्यूज रह जाते हैं उनको हटाने के लिए, और ये यूजली सितंबर एंड या नवंबर बिगनिंग में, यहाँ सर्दियां शुरू हो ही रही होती हैं और यहाँ पे पराली जलाने का कार्यक्रम चालू हो जाता है। इसलिए दिल्ली एनसीआर के अंदर पर्टिकुलरली बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, राइट, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे स्मॉग की प्रॉब्लम है और पराली जलती है तो और पोल्यूशन हो जाता है। पर ये प्रॉब्लम सिर्फ एनसीआर की नहीं है, एमपी साइड में भी सेम इश्यूज अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो बन जाएंगे। ठीक है, क्यों जलाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, चीपर ऑल्टरनेटिव होता है। और नुकसान भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए।
अब बात आती है कि सरकार कदम क्या उठा रही है। सिर्फ ये बोल देना कि हमने बैन कर दिया है, आप पराली नहीं जला सकते हो, स्टबल बर्निंग नहीं कर सकते हो, क्या ये सस्टेनेबल सोल्यूशन है? नहीं। किसान की प्रॉब्लम का क्या, उसको सोल्यूशन तो दिया नहीं। तो इसके लिए गवर्नमेंट दो तरह की इनिशिएटिव्स करती है। एक है इन सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये बेसिकली फ्रेमवर्क दिया गया कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा कि एक तो हम इन सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट करवाएं, यानी कि इन सीटू का मतलब ऑन साइट। इन सीटू का मतलब क्या होता है? ऑन साइट, यानी जहां पे स्टबल है उनको मैनेज कैसे करें। तो मशीन्स, उनको हटाने के लिए मशीन्स लगती हैं। अब किसान गरीब है, वो मशीन नहीं अवेल कर सकता, उसको पता नहीं है कहां से अवेल करूं, ये भी हो सकता है। तो मशीन अवेलेबल करवाना, कस्टम हायरिंग सेंटर्स जहां से आप मजदूर ला सकते हो जो स्टबल हटा देंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन हाई ईल्ड शॉर्ट ड्यूरेशन पैडी वेराइटीज, यानी कि कम से कम समय में वो पैदावार कर देती है। अब आपके पास काफी समय है, आप आराम से वो स्टबल्स हटा लीजिए, राइट। हार्वेस्टिंग शेड्यूल, बायो डिकम्पोजर्स, जिनसे कि अपने आप वो धीरे धीरे सूख करके खत्म हो जाए। तो ये सब ऑन साइट मैनेजमेंट है। XC2 क्रॉप रेसिड्यू, यानी कि ये आपने जब पराली निकाल ली, अब आप इसका क्या करो, वो पराली क्योंकि अभी यूजलेस है इसलिए किसान उसको जला देने में कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आपने इस पराली को बेनिफिशियल प्रूव कर दिया कि आप इसको बेच सकते हो, इससे आपको पैसा मिल सकता है, तो वो जलाएंगे नहीं, राइट। तो XC2 मैनेजमेंट क्या है कि आप इसको बायोमास पावर प्रोजेक्ट्स में यूज कर रहे हैं, यानी पराली खरीदें आप किसानों से, राइट। तो वो आपको देंगे, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स में हो गया, 2G इथेनॉल प्लांट्स में हो गया, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स में हो गया, पैकेजिंग मटेरियल्स में हो गया। तो सरकार ऐसे प्रोजेक्ट्स में पराली खरीदने लग जाएगी, राइट, ठीक है। और फाइनेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म तो है ही कि आप फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कीजिए ताकि एग्रीकल्चर मशीनरी या जो लेबर है वो किसान अफोर्ड कर पाए और पराली ढंग से हटा पाए। क्लियर? एनी ट्रबल सोफा? नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगली न्यूज क्या आ रही है। एमपी कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है राहवीर स्कीम टू रिवॉर्ड पीपल हु सेव रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स लाइफ। राहवीर स्कीम, ये जो राहवीर स्कीम है, ऐसा नहीं है कि ये राज्य सरकार की यानी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन एमपी ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है, और बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर लिया है। सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है रोल आउट ऑफ सेंटर्स राहवीर योजना, ठीक है। जब एक्सीडेंट होता है तो गोल्डन आवर होता है शुरू का पहला घंटा। अगर उस पहले घंटे में हम उस एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ केयर पहुंचा दें तो जान बचने के चांसेस बहुत मल्टीफोल्ड बढ़ जाते हैं, राइट। और यूजली लोग ऐसा नहीं करते, क्यों? एक्सीडेंट हुआ है, एक इंसान मर सकता है, मैं इसको बचाने गया, पुलिस मुझे पकड़ेगी, पूछताछ करेगी, हॉस्पिटल वाले मुझसे फॉर्म भराएंगे, बार बार मुझे थाने बुलाया जाएगा, मुझे हरास किया जाएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो ये राहवीर स्कीम लाई गई कि सिर्फ इस डर की वजह से लोग जान बचाने से कतराए नहीं, जैसे ही एक्सीडेंट विक्टिम दिखता है प्लीज उसे हॉस्पिटल पहुंचाएं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा 25,000 रुपए, राइट। तो आप देखिए, सेविंग लाइव्स ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए लाई गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। इस मिनिस्ट्री ने कौन हेड करते हैं इसको? अभी नितिन गडकरी जी करते हैं, ठीक है। तो सिटीजन्स को एनकरेज करना ताकि फर्स्ट आवर यानी गोल्डन आवर में उनको पहुंचाया जाए हॉस्पिटल, और अगर जान बचती है, क्रिटिकल व्यक्ति था लेकिन जस्ट बिकॉज टाइमली पहुंच गया और इस वजह से जान बची है, तो 25,000 रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है। पहले जो अवार्ड मनी था वो 5,000 था, उसको बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है, ठीक है जी। तो ये जितने इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, नए इनिशिएटिव सरकार ने या फिर जो इंपॉर्टेंट समिट्स वगैरह थे एमपी में रिसेंटली पिछले 1-1.25 साल में हुए हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं एनवायरमेंटल न्यूज की तरफ। अब देखो, एनवायरमेंटल न्यूज के अंदर लाइक आई टोल्ड इन द बिगिनिंग ऑल्सो, हम टाइगर रिजर्व्स हो सकते हैं, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकते हैं, इनके बारे में बात करें, राइट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो मोर देन 24-25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एमपी के अंदर। एक बैठ के आप डिटेल में तो पढ़ोगे नहीं, यूजली पढ़ने को पढ़ना चाहिए पर हर बार हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में आ गई उससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए करंट में हम स्टैटिक इन्वॉल्व करते हुए दोनों को साथ के साथ पढ़ते चलेंगे। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आई न्यूज में, या कौन सा एक नया कोई स्पीशीज देख लिया गया, कोई ऑर्गेनिज्म देख लिया गया। प्रोजेक्ट चीता एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है एमपी का, वो हम देखेंगे। जो भी कुछ न्यूज में रहा है, लेट अस गेट गोइंग विद दैट। सबसे पहले देखिए, मध्य प्रदेश बिकम्स द स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स। यस, क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है,
कौन सा राज्य है भारत का जिसमें कि सबसे ज्यादा गिद्ध या वल्चर्स हैं? आपको पता होना चाहिए, एमपी है। उसमें भी ये पूछा जा सकता है कितने हैं, तो अब कितने हैं भाई? अभी जो रिसेंट 2025 का सेंसस हुआ उसमें फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ तो 12,981, ये नंबर ध्यान रखना है। हाँ जी, 12,981। तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से टोटल गिद्ध जो वल्चर्स हैं वो 12,981 है। और ये वल्चर सेंसस स्टेट ने करवाया, और कब से करवा रहे हैं? ये 2016 से करवा रहे हैं। पूरी दुनिया भर के अंदर अगर हम वल्चर स्पीशीज की बात करें, 23 टाइप्स की वल्चर स्पीशीज है। इंडिया में कितनी पाई जाती है? 9। और एमपी में कितनी पाई जाती है? 7। ठीक है जी, और टोटल 12,981 वल्चर्स, हाईएस्ट इन इंडिया। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंपॉर्टेंट न्यूज। ये एनवायरमेंट में क्यों डाला है? ये वैसे तो कल्चर में आना चाहिए था। आई डोंट नो, आई हैव पुट इट इन एनवायरमेंट। हेडिंग मुझे एनवायरमेंट एंड कल्चर रखनी थी, कोई बात नहीं, यहां समझ लीजिए। देखिए, इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये सुना होगा आपने, ICH। एक हम पढ़ते हैं यूनेस्को की इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, है ना, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, विरासत वाले धरोहर स्थल, और एक होती है इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ऐसी चीजें जो हमारे कल्चर का अभिन्न अंग हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, कोई बिल्डिंग नहीं है, बट दीज आर ट्रेडिशंस जो जनरेशन बाय जनरेशन चल रहे हैं। तो यूनेस्को की भी एक लिस्ट होती है। यूनेस्को की लिस्ट से पहले इस तरह की चीजों को हमारी नेशनल लिस्ट में शामिल किया जाता है। किसमें शामिल किया जाता है? नेशनल लिस्ट में। नेशनल लिस्ट में जगह बनती है, फिर हम नॉमिनेट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं कि भाई इसको यूनेस्को की लिस्ट में जगह दो, और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वो यूनेस्को की लिस्ट में जाते हैं। तो न्यूज ये है कि 3 कल्चरल ट्रेडिशन है एमपी के जिनको नेशनल लिस्ट में जगह मिल गई है इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंडर में। ठीक है, अब वो 3 कौन से हैं आइए देखते हैं। भागोरिया डांस, जब आप एमपी का आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, ट्राइब्स पढ़ते हो, भगोरिया के बारे में पढ़ते हो। गॉन पेंटिंग और नर्मदा परिक्रमा बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, नर्मदा, और बड़ी कठिन मानी जाती है नर्मदा परिक्रमा। तो ये 3 चीजें हैं जिनको नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जगह मिली है। और ये लिस्ट कौन तैयार करता है? संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी हमारी नोडल एजेंसी है यूनेस्को से सारा कोऑर्डिनेशन करने के लिए। ठीक है, फाइन। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेंगे ताकि स्टैटिक हाथ के हाथ तैयार हो जाए। तो गॉन पेंटिंग, गॉन पेंटिंग कौन सी ट्राइब बनाती है? गॉन ट्राइब बनाती है, सेंट्रल इंडिया की मेन है, और इनकी जो थीम है वो नेचर होती है, राइट। इसी के थ्रू ये अपना कल्चर आगे बढ़ाते हैं। तो एनिमल्स, महुआ का पेड़, जो भी स्टोरीज हैं हमारी, है ना, अलग अलग पुराणों की, कथाओं की, वो सब इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। लोक देवी देवता भी देखने को मिलेंगे। फिर हम आते हैं नर्मदा परिक्रमा पे। तो नर्मदा नदी सेक्रेड मानी जाती है ना, तो उनकी परिक्रमा स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज है। सरकम एम्बुलेशन इंग्लिश में बोलते हैं परिक्रमा को। तो नर्मदा रिवर, और पैदल की जाती है यूजली, कुछ लोग तो नंगे पैर तक करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 3500 किलोमीटर्स की ये होती है। नर्मदा नॉर्थ और साउथ इंडिया की बाउंड्री के तौर पे देखी जाती है ना। ये ऐसी रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है। इसका ओरिजिन अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, मैकाल माउंटेन्स में, मैकाल पर्वत श्रृंखला में, या मैकाल पर्वत में जो अमरकंटक की पीक है वहां से निकलती है। और मध्य प्रदेश में काफी सारे, अच्छा टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं एमपी के जिनसे नर्मदा नदी होकर के बहती है? एक अच्छा सवाल है, आंसर ढूंढिएगा, पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ढूंढिएगा। ठीक है, और उसके बाद न सिर्फ मध्य प्रदेश पर महाराष्ट्र और गुजरात में होती हुई, और फिर गल्फ ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी में जाकर के अरेबियन सी में मिल जाती है। ये देखो, ये है पूरा फ्लो नर्मदा का। ठीक है, देन वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। विंध्यन रेंज इसके नॉर्थ में आती है, सतपुड़ा इसके साउथ में आती है, और बीच में से बह रही होती है। काफी सारे डैम्स बनाती है अपने ऊपर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा के ऊपर है, इंदिरा सागर डैम है, महेश्वर बांध है, ओंकारेश्वर, बरगी डैम, और बरगी डैम से रिलेटेड एक न्यूज भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बरगी बांध हो गया। फिर हम आते हैं भागोरिया डांस पे। बड़ा ही एडवांस कल्चर है ये। ओके, सो एमपी के अंदर ट्राइब्स हैं काफी सारी। हम कहते हैं ट्राइब्स आर प्रिमिटिव, है ना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब्स में भी और पिछड़े हुए, लेकिन कुछ इनके कल्चर्स बड़े एडवांस हैं। जैसे कि भागोरिया डांस, भागोरिया मेले के दौरान जो गर्ल और बॉय हैं वो अपने पार्टनर चूज करते हैं एक दूसरे को रंग लगा करके,
ठीक है। सो भील और भिलाल जो है मध्य प्रदेश की ट्राइब्स, वो इसको मनाती हैं, होली के महीने में मनाया जाता है। और इसको वेस्ट निमार और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो है एमपी की, वहां पे पर्टिकुलरली देखा जाता है। भागोरिया हार्ट फेस्टिवल के दौरान भागोरिया डांस भी परफॉर्म किया जाता है, जिसमें जो भाग का मतलब हो जाता है रन, इलोप, भाग जाओ एक दूसरे को लेकर के, हाँ ये वही भागोरिया डांस है। ओके, सो इसमें यंग बॉयज और गर्ल्स अपने पार्टनर चूज कर लेते हैं और एक दूसरे को रंग लगा के चलो भैया एज अ पार्टनर भाग जाओ। ठीक है, तो उसी दौरान जो डांस होता है भागोरिया डांस, देन गॉन्ड पेंटिंग और नर्मदा परिक्रमा, ये 3 नेशनल लिस्ट ऑफ आईसीएच का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट न्यूज देखिए, इंदौर एंड उदयपुर जॉइन लिस्ट ऑफ वेटलैंड एक्रेडिट सिटीज। हम रामसार वेटलैंड्स पढ़ते हैं ना, रामसार वेटलैंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है करंट के एंगल से, राइट। और स्टैटिक के एंगल से भी आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर कितने रामसार वेटलैंड्स हैं, नहीं पता तो चेकआउट कीजिए, राइट। सो ये एक तो हो गया रामसार वेटलैंड, यानी वो एरिया या वो वाटर बॉडी जो बॉडी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है और रामसार की लिस्ट में उसको जगह मिली हुई है, वो रामसार वेटलैंड हो गए। अब ऐसे शहर जिनमें बहुत सारे वेटलैंड्स हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो उन शहरों को ही वेटलैंड एक्रेडिट सिटीज का दर्जा दे दिया गया। और इंडिया से पहले 2 ऐसे शहर निकल के कौन से आए, इंदौर और उदयपुर, राजस्थान का उदयपुर, मध्य प्रदेश का इंदौर। ठीक है जी। सो ये वेटलैंड सिटीज डिक्लेयर कर दिए गए हैं रामसार कन्वेंशन के तहत, पूरे के पूरे शहर वेटलैंड सिटीज हैं ये, फाइन। सो काफी सारे सिटीज थे ग्लोबली, और ये पूरे सिटीज दुनिया भर में 74 है, इंडिया से ये 2 हैं। उदयपुर सिटी की बात करें तो 5 मेजर वेटलैंड आते हैं राजस्थान के उदयपुर की, राइट। पिचोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं। इंदौर की बात करें तो सिरपुर लेक है जो कि रामसर साइट है, ये काफी इंपॉर्टेंट रामसर साइट इंदौर के अंदर पड़ती है। अब मैंने आपको वैसे बता दिया कि वेटलैंड सिटीज क्या होती है। इनको एक्रेडिट करने वाला वेटलैंड सिटी एक्रीडिएशन, ये एक वॉलंटरी सिस्टम है जिसके तहत हम सिटीज को एक्रेडिट करते हैं, और रामसार कन्वेंशन के तहत इसे बनाया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 के दौरान। ठीक है, कि आपको ऐसे वेटलैंड जो अर्बन एरियाज में है ना, ऐसे दूर आउटस्कर्ट्स में नहीं है, अर्बन एरियाज में है, उनको अगर प्रोटेक्ट करना है तो उनके लिए एक्रेडिएशन WCA देता है। 6 साल के लिए एक्रेडिएशन वैलिड रहता है। एक्रेडिएशन से ना उसके कंजर्वेशन पे काफी काम इजी हो जाता है। नेक्स्ट आइए, मोरन गंजाल इरिगेशन प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। तो मोरन गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट अभी न्यूज में रहा, क्यों रहा, एनवायरमेंटल रीजंस थे। एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने वार्निंग दी कि मोरन गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो सबमर्ज कर देगा वाइटल टाइगर हैबिटेट्स को सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिजर्व्स में, अगर इसे कंटिन्यू किया गया या अगर इसे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, सो मोरन गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट पे एनटीसीए ने अपनी आपत्ति जताई है, और ये तो करंट हो गया, अब आपको इस इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, ये डैम बेस्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट है, यानी कि नदी है, उस पे बांध बना दिया गया, बांध बना के एक तरीके से पानी को चैनलाइज करके और अब इरिगेशन के लिए खोला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा किया गया तो 2 टाइगर रिजर्व्स के वाइटल टाइगर हैबिटेट्स, इंपॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट सबमर्ज या डूब जाएंगे। कौन से 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक है सतपुड़ा, दूसरा है मेलघाट। ठीक है, अब ये डैम 2 नदियों पे बना है, और वो ये रही मोरंद और गंजल। दोनों की दोनों सहायक नदियां यहाँ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की। सो ये जो प्रोजेक्ट है इसको अप्रूवल तो बहुत ही पहले मिल गया था, 1972 में मिल गया था। ओके, और मतलब प्रपोज किया गया था, सॉरी अप्रूवल नहीं मिला था, इसको प्रपोज किया गया था 72 के अंदर। अप्रूवल एमपी गवर्नमेंट ने वो भी काफी पहले दे दिया था 2017 के अंदर, राइट। एम सिंपल सा है कि तो 211 विलेजेस हैं जहां इरिगेशन वाटर की समस्या है, वहां तक पानी पहुंचाया जाए, जिसमें होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, खंडवा, ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स के काफी सारे गांव शामिल हैं। ठीक है, लेकिन एनटीसीए ने स्ट्रांगली रेकमेंड किया है कि दूसरे तरीके सोचे जाएं, क्योंकि अगर इस बांध से पानी छोड़ा गया या ये बांध वहां पे कंस्ट्रक्ट किया गया, बांध का पानी छोड़ना ही नहीं, बांध बनाने के लिए आपको लैंड चाहिए, तो क्रिटिकल जो वाइटल टाइगर हैबिटेट्स हैं उस एरिया में ये बांध बन जाएगा तो वो हैबिटेट नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए, सो यस, ये जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एनवायरमेंट नहीं, एनवायरमेंट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, रंग पंचमी गेर प्रोसेशन
अब तो वापस से होली आने वाली है। यस, सो रंग पंचमी गेर कब होता है? रंग पंचमी कब आती है? होली के 5वें दिन, होली पूर्णिमा पे होती है और फिर 5वें दिन पंचमी। तो उस दौरान मध्य प्रदेश में रंग पंचमी गेर निकाली जाती है इंदौर में। कहाँ? इंदौर के अंदर। गेर इज रंग गेरना। तो बहुत बड़ा ऐसा जुलूस जैसा निकलता है, खूब रंग खेले जाते हैं और गेर फाग यात्रा या होली प्रोसेशन होता है। इसका जो चलन है वो कब से है? होलकर डायनेस्टी से। ठीक है, और होली के बाद 5वें दिन रंग पंचमी पे इसको खेला जाता है। तो ये पिछले साल की है, अब तो वापस से आने वाली, क्योंकि हम पूरे 2025 को कवर करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, सहरिया ट्राइब। न्यूज में सहरिया ट्राइब क्यों आई है? देखिए, एक रिमार्केबल जेनेटिक स्टडी कंडक्ट की गई रिसर्चर्स के द्वारा, और जिसमें कहा गया कि पॉसिबल जेनेटिक लिंक जिसकी वजह से सहरिया ट्राइब जो है सेंट्रल इंडिया की, उसमें ट्यूबरकुलोसिस केसेस बहुत ज्यादा क्यों हैं? उनका लिंक कहीं ना कहीं उनके जीन से है, उनके जेनेटिक डीएनए या जेनेटिक मेकअप से है। राइट, तो सहरिया ट्राइब जो कि एक पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। तो पीवीटीजी सहरिया ट्राइब के जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च करके ये देखा गया कि पॉसिबल एसोसिएशन ढूंढ लिया गया है कि इसकी वजह से इनमें टीबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। तो IGRM1 जीन और एक रेयर माइटोकॉन्ड्रियल हैप्लोग्रुप है N5 और X2 का, इनकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि टीबी केसेस सहरिया के अंदर बहुत देखे जाते हैं। ठीक है, अब सहरिया की बात करें, पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, ट्राइब्स में से भी बहुत पिछड़े हुए जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखे ही नहीं है। और करीब सेंसस 2011 की बात करें तो करीब 6 लाख की पॉपुलेशन सहरिया की देखी जाती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में फैली हुई। देन टॉकिंग अबाउट देयर कल्चर फर्दर बिट मोर, तो इनको सहर, सैर, सवर, सोनार, सहरा, इन सब नामों से जाना जाता है। ये एक अलग गांव में, एक अलग एरिया में रहते हैं और उसको सहराना कहा जाता है। सहरियाओं के रहने की जगह को सहराना कहते हैं। सहरिया स्वांग इनका एक बड़ा पॉपुलर सा डांस फॉर्म है और अगेन ये होली महीने में ही किया जाता है। साथ में ढोल, नगाड़ी, मटकी, ये इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं। जो आदमी होते हैं वही इस डांस को परफॉर्म करते हैं, वही फीमेल का गेटअप लेते हैं। ठीक है, और मेल परफॉर्मेंस के अराउंड मेल्स ही परफॉर्म कर रहे होते हैं फीमेल गेटअप। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखेंगे। मध्य प्रदेश से एनवायरमेंटल कंसर्न को लेते हुए, यानी कि पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ क्राइम को देखते हुए, एक क्रिमिनल था जो वाइल्ड लाइफ क्राइम करके और दूसरे देश चला गया, तो यहां से हमने इंटरपोल रेड नोटिस इशू किया। ठीक है, और ये न्यूज है कि मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाया वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के साथ और सक्सेसफुली एप्रीहेंड किया इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ऑफेंडर को, जो कि इंटरपोल रेड नोटिस के थ्रू हमने बताया दूसरे इंटरपोल के नेटवर्क को कि ये इंसान ऑफेंडर है और इसको ढूंढा जाए, पकड़ा जाए। तो अब बात ये आती है, इंटरपोल रेड नोटिस होता क्या है? देखिए, इंटरपोल के अंदर ना अलग अलग कलर्स के नोटिस होते हैं। ये आपको 7 और एक ये 8 और दिख रहा है। तो हर एक कलर के नोटिस का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है। जैसे कि रेड कलर के नोटिस को आप देखिए वांटेड पर्संस के लिए, कोई इंसान क्राइम करके भाग गया है किसी और देश और आपको चाहिए कि इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, एक नेटवर्क है कंट्रीज का, कि वो इसको खोजे और अगर कर सकती है तो अरेस्ट करे, नहीं कर सकती तो खोज के हमें वेयर अबाउट्स दे। राइट, तो कई केसेस में हमने तो वारंट इशू कर दिया, अरेस्ट वारंट, लेकिन जरूरी नहीं है यहां से भाग के, मान लीजिए यूएसए चला गया एक क्रिमिनल, ठीक है, हमने अरेस्ट वारंट इशू कर रखा है, लेकिन यूएसए उसको अरेस्ट करे ना करे वो यूएसए के ऊपर है। लेकिन हाँ, इंटरपोल के थ्रू हम रेड नोटिस इशू कर सकते हैं कि ये पर्सन है, उसकी हमने सारी डिटेल्स दे दी, वो उसको खोज के उसके वेयर अबाउट्स या तो हमें दे देंगे या फिर उसको डिटेन करके वापस हमारे देश भेज देंगे या फिर उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे, वो उनके ऊपर है कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने इसी तरह से रेड नोटिस इशू किया था और ये ग्लोबल रिक्वेस्ट होती है प्रोविजनली अरेस्ट करना या लोकेट करना या फिर एक इंसान को सरेंडर करवाना जो कि क्राइम करके भागा हो। और इंडिया से इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेशन कौन करता है? सीबीआई, ये हमारी नोडल बॉडी है। ठीक है जी, चलो कुछ मिसलेनियस न्यूज भी देख लेते हैं। फॉर्मर एमपी राम विलास दास वेदांती पासिस अवे इन रीवा मध्य प्रदेश। तो रीवा मध्य प्रदेश के अंदर फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके रामविलास दास जी का निधन हो गया और ये राम मंदिर का जो पूरा मूवमेंट था उसमें भी की फिगर रहे हैं।
After cough syrup deaths, India launched online national drug licensing system. Just give me a minute. Give me a minute, please. Okay, मेरा स्लाइड का थोड़ा सा सेटिंग चेंज हो गया. आई वॉज वंडरिंग बीच की स्लाइड्स कहाँ गई, बट आई नाउ नो ये थोड़ा सा सेटिंग चेंज हो गया. डजेंट मैटर, पढ़ना तो वही सब है, थोड़ी स्लाइड्स आगे पीछे हो गई. ये मैंने मिसलेनियस लास्ट में डाले थे, बट नेवर माइंड. सो ये जो न्यूज़ है ये हेल्थ वाले में जाना था, कोई बात नहीं. आफ्टर कफ सिरप डेथ्स, इंडिया लॉन्च्ड ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम. इंडिया लॉन्च्ड ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम. तो देखिए, अभी हमने बीच में न्यूज़ सुनी थी कि कफ सिरप पी करके बहुत सारे बच्चों ने दम तोड़ दिया, और ऐसा होने के बाद में क्या स्टेप्स उठाए गए कि ऑनलाइन ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम को इंडिया ने लॉन्च कर दिया है कि ऐसी दवाइयां जिनके अंदर कुछ एक कैटेगरी के केमिकल्स जाते हैं या फॉर्मुलेशंस जाते हैं, उनके ऊपर प्रॉपर नज़र रखी जाएगी, कहाँ बन रही हैं, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, ये सब कुछ उनकी ट्रैकिंग रखी जाएगी. तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO हैज़ रोल्ड आउट अ डिजिटल सिस्टम ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए, जिससे कि प्रोडक्शन और मूवमेंट हाई रिस्क फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट्स जो हैं, सॉल्वेंट्स यानी वो बेसिस जिनमें वो दवाइयाँ कंपाउंड डाले जाते हैं, तो कुछ केमिकल हैं वो सॉल्वेंट में डाले जाते हैं, ये सॉल्वेंट कहाँ बन रहे हैं, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, पूरा डिजिटल ट्रैकिंग इनका रखा जाएगा. तो ये मध्य प्रदेश के अंदर डाईइथाइलीन ग्लाइकॉल जो कफ सिरप में होता है, उसमें कुछ इश्यू आने से और जो कफ सिरप था वो पॉइजनस कन्वर्ट हो गया, राइट. और उसके बाद ये स्टेप लिए गए हैं. तो ऐसे 10 हाई रिस्क सॉल्वेंट यानी जिनके अंदर वो दवाई ऐड की जाती है, जो बेस होता है ना वो, तो इस तरह के कुछ सॉल्वेंट आइडेंटिफाई किए गए. ये जहां जहां बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उन पर नजर रखी जाएगी. चलिए, एनवायरमेंट के एंगल से कुछ और न्यूज देख लेते हैं. अब आ रहे हैं टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, चीता रिलेटेड न्यूज आ जाएगी, कोई नए ऑर्गेनिज्म देखे गए वो न्यूज आ जाएगी. तो इंडिया का पहला, ध्यान दीजिएगा, इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर अप्रूव हो चुका है एमपी के अंदर. व्हाइट टाइगर का ब्रीडिंग सेंटर. व्हाइट टाइगर कोई अलग सब स्पीशीज नहीं है टाइगर की. टाइगर के अंदर एक रिसेसिव जीन होता है. हम सबके अंदर ना कभी कभी रिसेसिव जीन्स होते हैं. जैसे कुछ लोगों की आप कलर्ड आईज देखते हो, राइट, तो वो रिसेसिव जीन अपना प्रकट हो रहा है सामने. तो अगर दो टाइगर्स, मेल और फीमेल, ऐसे हैं जिन दोनों के अंदर एक रिसेसिव जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है व्हाइट कलर के लिए, एल्बिनिज्म के लिए, अगर वो मेट करते हैं तो प्रोजेनी जो है उसके अंदर ये रिसेसिव जीन एक्सप्रेस हो जाता है, यानी अपना रंग दिखा देता है, और ऐसे टाइगर व्हाइट एल्बिनो पैदा होते हैं. तो ये अलग टाइगर नहीं है, सिर्फ रिसेसिव जीन का कमाल है. तो अब इसी तरह के व्हाइट टाइगर्स का पहला, भारत का पहला ब्रीडिंग सेंटर कहां अप्रूवल मिल गया है, एमपी में खोले जाने का. और एमपी में भी कहां, रीवा डिस्ट्रिक्ट के गोविंदगढ़ में. ये बहुत अच्छी न्यूज है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है. तो सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया है, और ये मैंने आपको रिसेसिव जीन की कहानी समझा दी है सारी. तो जब दो बंगाल टाइगर्स जिनके अंदर रिसेसिव जीन होता है उनको ब्रेड करते हैं, ब्रीडिंग होती है, तो व्हाइट टाइगर्स पैदा होते हैं. चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य. तो मध्य प्रदेश ने डिक्लेयर कर दिया है नई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जिसका नाम, मतलब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का नाम चेंज होगा. मध्य प्रदेश डिक्लेयर्स न्यू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी नेम्ड आफ्टर डॉक्टर BR अंबेडकर. तो डॉक्टर BR अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य सागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 258.64 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दी गई. नाम चेंज नहीं है, नई है, और उसका नाम BR अंबेडकर जी के नाम पे. अब इसके डिक्लेरेशन के साथ हो जाती है एमपी के अंदर 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है. और ये जो अनाउंसमेंट है BR अंबेडकर जी की 134th बर्थ एनिवर्सरी, जो कि 14th अप्रैल को पड़ती है, तब किया गया. क्लियर. चलो, अब मध्य प्रदेश की सेंचुरीज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं. ये स्टैटिक एंगल से ही है. सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी की कौन सी है, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, करीब 1197 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, सागर, दामोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट्स में. स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रालामंडल, ठीक है, और ये इंदौर में पड़ती है. सबसे पहली गाय काऊ सेंचुरी, यस, पहली काऊ सेंचुरी कामधेनु गौ अभ्यारण्य है, और ये अगर मालवा जो कि एमपी में है, वहां पे सबसे पहली गौ सैंक्चुरी अभ्यारण्य. नेक्स्ट न्यूज देखिए, एक टाइग्रेस एयरलिफ्ट की गई, यानी हवाई माध्यम से लिफ्ट करके पेंच टाइगर रिजर्व एमपी से लेकर के उसको कहां भेजा गया, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान. और ये भारत का दूसरा ऐसा
इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन था, यानी एक राज्य से उठा के हमने टाइगर को कहीं और भेजा है, और एयर के माध्यम से भेजे जाने वाला पहला केस है। फाइन। सो PN224 ये 3 साल की एक फीमेल टाइगर थी। पेंच टाइगर रिजर्व MP से रामगढ़ विषधारी में भेजा गया एयरलिफ्ट करके। पर्पस था कि रामगढ़ विषधारी में पॉपुलेशन थोड़ी वायबल करना, राइट। और इंडिया का पहला इंटरस्टेट एरियल ट्रांसलोकेशन हो जाता है। फाइन। इससे पहले अगर जो इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन की हम बात करें तो 2018 के अंदर टाइगर को MP के कान्हा टाइगर रिजर्व से सतकोसिया ओडिशा ट्रांसलोकेट किया गया था, पर एयर मीडियम नहीं था, एयर से पहली बार किया गया है। अब देखो रामगढ़ विषधारी की बात आई है तो ये देख लो, बूंदी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में ये पड़ता है, और ये एक कॉरिडोर की तरफ भी फंक्शन करता है। जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व नॉर्थ ईस्ट में और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है, उनके बीच में ये रामगढ़ विषधारी कॉरिडोर का काम करता है। कॉरिडोर मतलब टाइगर ये रणथंबोर है, ओके, और ये मुकुंदरा हिल्स है, तो रणथंबोर से मुकुंदरा मूव करने के लिए इस रामगढ़ विषधारी को यूज करता है टाइगर, तो ये कॉरिडोर हो गया। देन मेज रिवर जो कि चंबल की ट्रिब्यूटरी है, ये इस रामगढ़ विषधारी से बहती है। पेंच की बात करें तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट MP में आता है और साथ ही साथ फैला हुआ है सियोनी के अंदर, महाराष्ट्र के साथ ये बॉर्डर लगाता है। यहाँ से पेंच रिवर, इसलिए पेंच टाइगर रिजर्व है, पेंच रिवर बहती है। और इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, पेंच मोगली सैंक्चुरी इसी के अंदर में पड़ते हैं। ठीक है जी, पेंच से रामगढ़ विषधारी टाइगर को एयरलिफ्ट किया गया। नेक्स्ट न्यूज देखिएगा कि मध्य प्रदेश CM अनाउंसेस वीरांगना दुर्गावती, मध्य प्रदेश CM ने अनाउंस किया वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनेगा चीता हैबिटेट बिफोर नेक्स्ट मॉनसून। अब जो बारिश का सीजन मॉनसून आएगा उससे पहले वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का, उसको चीता हैबिटेट की तरह डेवलप कर दिया जाएगा, यानी चीता एक और जगह इंट्रोड्यूस होंगे, राइट। सो मध्य प्रदेश CM मोहन यादव जी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। कूनो नेशनल पार्क था पहला चीता हैबिटेट, दूसरा बनाया गया गांधी सागर सैंक्चुरी, और अब तीसरा जो डेवलप किया जाएगा वो होगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अच्छे से ध्यान रखिएगा। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करें तो सागर, दामोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फैला हुआ है, और ये मध्य प्रदेश का 7th टाइगर रिजर्व है। इसको रानी दुर्गावती जी के नाम पे रखा गया था, जो कि गोंडी लोगों की रानी थी। और यहाँ से नर्मदा यमुना बेसिन एरिया है, और यहाँ पे एक फोर्ट है सिंगोरगढ़ फोर्ट, ठीक है, सिंगोरगढ़ फोर्ट भी इसी रिजर्व में, रानी दुर्गावती में, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में आता है। मध्य प्रदेश टू रीनेम रातापानी टाइगर रिजर्व, यस, जो मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व है उसका नाम बदल के पद्मश्री आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकांकर जी के ऊपर रखने का डिसीजन आया है। ठीक है, तो रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल के किनके ऊपर रखा जाएगा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकांकर, और ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके ऊपर रखा जाएगा। तो रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक देखते हैं। करंट तो ये हो गया कि रातापानी का नाम बदल के डॉक्टर विष्णु वाकांकर जी के ऊपर रखना है। अब ये रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, विंध्यन रेंज में है, नर्मदा नदी यहाँ से जाती है, और कोलार रिवर वेस्टर्न बाउंड्री इस रिजर्व की बनाती है। यहाँ पे भीमबेटका की केव्स भी देखी जाती हैं, जहाँ पे हमें स्टोन एज के चित्रकला देखने को मिलती है, यस, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इंडिया ने 166 टाइगर्स 2025 में लूज किए। 2025 में 166 टाइगर्स वी लॉस्ट एंड 40 मोर देन लास्ट ईयर, पिछले साल से 40 ज्यादा, और उसमें भी हाईएस्ट लॉसेस कहाँ हुए हैं, जहां सबसे ज्यादा टाइगर्स भी हैं, MP में 55 डेथ MP ने टाइगर्स में देखी है 2025 में। ठीक है, चलो टाइगर के बाद चलते हैं चीता के तरफ। सो चीता रिलोकेशन फ्रॉम कूनो टू गांधी सागर, ये न्यूज पहले ही आ गई थी 2025 में, इधर अपन ने बाद में देखी है। तो कूनो के अंदर, कूनो नेशनल पार्क में सबसे पहले चीताज को लाया गया अफ्रीका से, फिर कूनो से रिलोकेट करके कुछ चीता को अब कहाँ भेज दिया गया। अब तो पुरानी हो गई ये न्यूज, लेकिन उस समय नई थी कि भाई जो गांधी सागर सैंक्चुरी है वो सेकेंड होम होगा चीताज का। अब तो हमें थर्ड भी पता है ना, जो डेवलप होने जा रहा है। सो मध्य प्रदेश CM मोहन यादव जी ने रिलीज किया 2 चीता को गांधी सागर सैंक्चुरी के अंदर। तो 2 चीता जिनको गांधी सागर सैंक्चुरी में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया, उनका नाम ध्यान रखिएगा, प्रभास और पावक।
प्रभास और पावक। ठीक है, और इसी के साथ जो कूनो नेशनल पार्क था जहां से साउथ अफ्रीका से चीता 2023 में लाए गए थे, उसके बाद सेकंड होम बन गया गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे है, राजस्थान के साथ में बाउंड्री शेयर करती है। कटिहार गिर ड्राइव डेसिडुअस फॉरेस्ट इस एरिया में पड़ते हैं, और चंबल नदी इज डिवाइडेड दिस गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट बाय चंबल रिवर, जो कि एक प्रोमिनेंट रिवर है। अब चीता की हम बात कर रहे हैं। सारे चीता इंडिया के अंदर 1952 में एक्सटिंक्ट हो गए थे, हमने रिलोकेट किए 2023 के अंदर, कहां से? अफ्रीका से। तो जो अफ्रीकन चीता है वो भारत में लाए गए। ये वल्नरेबल है IUCN के हिसाब से। क्या स्टेटस है इनका? वल्नरेबल है। और वाइल्ड लाइफ शेड्यूल, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके हिसाब से शेड्यूल 2 का प्रोटेक्शन इनको मिलता है। साइट्स के हिसाब से अपेंडिक्स 1 का प्रोटेक्शन मिलता है। साइट्स बोलता है कि ट्रेड नहीं करनी है ना। अफ्रीकन चीता एसिनोनिक्स जुबैटिस जुबैटिस, और बस पढ़ो आगे। राजस्थान टू जॉइन इंडियाज फर्स्ट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर विद मध्य प्रदेश। तो भारत का पहला चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ कौन सा स्टेट्स आ रहा है? राजस्थान आ रहा है। तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिससे कि जो प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स हैं MP की और राजस्थान की, उनको जोड़ा जाएगा फॉर इंट्रोड्यूस चीताज। ओके, और इसके अंदर MP से कौन से स्टेट ने कोलैबोरेट करने का डिसीजन लिया है? राजस्थान ने। तो करीब 17,000 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है, जो कि MP और राजस्थान के बीच में इसमें इस कॉरिडोर के तहत कवर होगा। और ये कॉरिडोर लिंक करेगा पालपुर कूनो नेशनल पार्क को, गांधी सागर सैंक्चुरी मध्य प्रदेश की, ये जो 2 हैबिटेट है, इनको राजस्थान के कौन से एरिया से? मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व से। ठीक है, तो दिस विल बी दी कॉरिडोर, जो पहला कॉरिडोर चीता प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाएगा। पालपुर कूनो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट का, गांधी सागर, अभी हमने गांधी सागर के बारे में पढ़ा भी था, नहीं तो अभी देख लो, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, चंबल नदी यहाँ से गुजरती है। और ये रहा मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ आता है? राजस्थान में। ये कोटा डिवीजन में पड़ता है। ठीक है, और व्हाट एल्स, इसको पोटेंशियल चीता हैबिटेट के तौर पे आइडेंटिफाई कर रखा है, बिकॉज चीता ना थोड़े से सूखे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में रहते हैं, तो परफेक्ट कंडीशन मुकुंदरा हिल भी देता है। और तो प्रपोज्ड इंक्लूजन जो है, आगे जाकर के झांसी और ललितपुर उत्तर प्रदेश के जो है, वो भी इस कॉरिडोर का हिस्सा बन सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखिए, और इसने काफी सुर्खियां बटोरी थी, काफी इंपॉर्टेंस रखी थी, और वो है कि इंडिया की रेयर घोस्ट कैट 20 सालों के बाद आफ्टर 2 डेकेड स्पॉट की गई MP की गांधी सागर सैंक्चुरी के अंदर। कराईकल इसको हम बोलते हैं, कराकल। ओके, सो कराकल कैट इंडिया की मोस्ट इल्यूसिव और थ्रेटेंड वाइल्ड कैट है। रेयर कराकल बहुत कम दिखती है, कैमरा ट्रैप्ड तरीके से इसको देखा गया गांधी सागर, यानी कि फोटो निकली है इसकी। तो कराकल इसका नेम है। इसको सिया घोष भी कहते हैं। काले कान होते हैं, कान जो होते हैं ना ऊपर, इसकी टिप देखो, सिया घोष, ये जो टिप होती है इसकी, ये ब्लैक होती है। तो पर्शियन नेम है इसका, जिसका मतलब होता है ब्लैक ईयर। मीडियम साइज की वाइल्ड कैट है, और डेजर्ट लिन की तरह इसको रेफर किया जाता है कई बार। अफ्रीकन गोल्डन कैट और सर्वल उनसे काफी क्लोजली रिलेटेड होती है। तो कराकल कैट 20 सालों के बाद में MP के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में देखी गई है। देन इन पूरे इंडिया के अंदर करीब ये टोटल नंबर इनका 50 ही होगा, जो कि राजस्थान और गुजरात में मेनली देखा जाता है, और अब MP में स्पॉट किया गया है। लीस्ट कंसर्न है, वैसे तो 50 नंबर है, लेकिन फिर भी लीस्ट कंसर्न में है, और शेड्यूल 1 का इनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। इंडिया की, नो नॉट इंडिया की, एशिया की ओल्डेस्ट एलिफेंट वत्सला, शी पास्ड अवे इन पन्ना टाइगर रिजर्व। 100 साल से भी एजेड हथिनी, राइट, क्या नाम था? वत्सला। सो पन्ना टाइगर रिजर्व में इंडिया की ओल्डेस्ट, एशिया की ओल्डेस्ट एलिफेंट वत्सला पास्ड अवे। तो पन्ना टाइगर रिजर्व का हमने यहाँ पे स्टैटिक डाल दिया है, ये नाम ध्यान रख लेना। ओके, विंध्यन माउंटेन रेंज में है। देन अकेला टाइगर रिजर्व है बुंदेलखंड रीजन का। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको 1994 में डाला था, और केन नदी यहां से फ्लो करती है। देन देखिए, NDSA फ्लैग सेफ्टी लैप्सेस एट बरगी डैम। बरगी बांध जो है उसको लेकर के नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने
शो कॉज नोटिस इशू किया है, ठीक है, किसको, नर्मदा वाली डेवलपमेंट अथॉरिटी को, कि जो डैम है इसको लेकर के सेफ्टी कंसर्न्स आ रहे हैं। तो बरगी डैम आपको पता होना चाहिए कहाँ है, ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश के अंदर है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है, ये भी ठीक है। और मध्य प्रदेश में भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जबलपुर में है। कहाँ है, जबलपुर के अंदर। तो ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, काफी पुराना डैम है, 1990 के अंदर बन चुका था, मल्टीपर्पज है, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, पावर, ये सब के काम आता है। लेकिन अब इसके कंसर्न्स हैं बाय नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे, ऐसा हाईवे जहां से वाइल्ड लाइफ सेफली क्रॉस कर सके, बिना भिड़े, बिना एक्सीडेंट हुए, इंसान भी सेफ रहे, लेकिन मेनली वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। और उस पर थोड़ा एलिवेटेड सा रेड कलर का ये स्ट्रेच बनाया गया है, ताकि ड्राइव करने वाले लोगों को पता हो कि यहाँ से यूजुअली वाइल्ड लाइफ क्रॉस करती है, तो हमें थोड़ा स्लो डाउन होकर के यहाँ पे गाड़ी चलानी है। और ये कहाँ हुआ है, भोपाल जबलपुर हाईवे। कहाँ, भोपाल जबलपुर हाईवे। सो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड NH45 पे MP वाले एरिया के अंदर, ठीक है। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से ये गुजरता है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सीडेंट्स कम हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड रहे। तो टेबल टॉप रेड मार्किंग के हिसाब से इसको बनाया गया है, ताकि इंसान स्लो डाउन का पता चल जाए, और ऑटोमेटिकली भी वहां पे बहुत हाई स्पीड पे गाड़ियां नहीं चलती हैं, बिकॉज वो एरिया ही इस तरह की टेबल टॉप मार्किंग के साथ बनाया गया है। तो कलर रेड रखा गया है, ध्यान जाए कि यहाँ वाइल्ड लाइफ हैवी जोन है। करीब 12 किलोमीटर तक फॉरेस्ट स्ट्रेच से जब वो रोड गुजरती है, तो वहां पे ये रेड कलर किया गया है। ओके, हाँ तीसरा सेगमेंट हेल्थ, जिसकी एक दो न्यूज हमने पहले पढ़ ली है। आइए हेल्थ सेगमेंट लेते हैं, और आज का सेशन इसी सेगमेंट के बाद खत्म करेंगे। लेकिन ये अकेला सेशन नहीं है, MP करंट अफेयर्स के अभी और सेशन आने हैं, जिसमें हम बहुत सी और चीजें पढ़ेंगे, इंडेक्स रैंकिंग पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स से MP के अंदर करंट अफेयर्स में काफी क्वेश्चंस बनते हैं, सो अ लॉट नीड्स टू बी कवर्ड। चलिए हेल्थ में देखते हैं। इंदौर ने डिक्लेयर किया भागीरथपुर वाटरबोर्न आउटब्रेक एज एन एपिडेमिक। भागीरथपुरा का जो वाटरबोर्न एपिडेमिक था, यानी कि पानी से बीमारियां हो रही थी, उसके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया पाए गए। इंदौर का भागीरथपुरा लोकेलिटी, कहाँ, इंदौर, यस, सेफेस्ट सिटी से क्लीनेस्ट सिटी में ही भागीरथपुरा है, जहां पे वाटरबोर्न आउटब्रेक हुआ। ई कोलाई पाए गए हैं। ई कोलाई हमारे आंत में यानी इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, हमारे फीसिस के थ्रू बाहर निकलते हैं, और यही हम पानी के थ्रू इंजेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां हुई, राइट, निमोनिया जैसी तक बीमारी हुई। तो आपको पता होना चाहिए ये आउटब्रेक कहाँ हुआ, इंदौर के भागीरथपुरा में हुआ। देन अब हम बात करें दिवाली के दौरान कार्बाइड गन्स का इस्तेमाल करते हैं, और उससे कार्बाइड गन से फायरिंग करते हैं, और उसके जो छर्रे हैं वो आंख में जाने की वजह से, वो जो कार्बाइड है वो आईज में जाने की वजह से 300 लोगों को आई इंजरीज हुई, और कुछ ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी। तो इसमें आपको क्या पता करना है, आपको कार्बाइड पता होना चाहिए, राइट। तो कैल्शियम कार्बाइड बेसिकली उसके अंदर इस्तेमाल होता है, और कैल्शियम कार्बाइड को अगर आप पानी में घोल भी देंगे तो उसमें फिर एसिटाइलिन गैस भी प्रोड्यूस होती है, जो कि फलों को आर्टिफिशियली पकाने के भी काम में आती है। एक एक करके समझो इस चीज को। तो कार्बाइड गन्स क्या होती हैं? कार्बाइड गन्स बेसिकली कैल्शियम कार्बाइड गन्स हैं, जिनको हम दिवाली के टाइम में यूज करते हैं, और उसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड का। इसको मसाला भी कहा जाता है, फ्रूट मार्केट में इसका इस्तेमाल होता है। पानी में घोल के, कच्चे केले हैं, इस एसिटाइलिन वाटर में भिगो दीजिए, थोड़े टाइम बाद वो पक जाते हैं। दिस इज हाउ दे डू इट। तो ग्रेश ब्लैक कलर का क्रिस्टलाइन सा पाउडर होता है, गार्लिक जैसी उसमें ओडर आती है, और इट इज मैन्युफैक्चर्ड, लाइम को कार्बन के साथ में पका करके इसको बनाया जाता है, और पानी में मिला देंगे तो लाइक आई टोल्ड यू एसिटाइलिन गैस बनाता है। आर्टिफिशियल फ्रूट राइटनिंग एजेंट है। हेल्थ और सेफ्टी हैजर्ड्स डेफिनेटली इसके हैं। एसिटाइलिन गैस एक्सप्लोजिव होती है, और इसीलिए वो गन्स में इस्तेमाल की जाती है। और अगर हम ज़्यादा खा लें इस पर्टिकुलर एसिटाइलिन में डूबे हुए फलों को या कुछ भी, तो उससे हमारे हेल्थ पे असर होता है। डिजीनेस, वॉमिटिंग, थ्रोट इरिटेशन, वीकनेस, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसका इस्तेमाल बैंड है, लेकिन फिर भी खुलेआम होता है, राइट। सो प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन रूल 1955 और FSS प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल्स रेगुलेशन 2011 के तहत इसका इस्तेमाल बैंड है, नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है जी। एंड विद दिस आज का जो सेशन था मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स का, स्टार्टिंग जनवरी 2025 अभी तक की न्यूज लेते हुए, उसमें हमने
जितने भी मेजर स्कीम्स या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस या समिट्स, देन हमारे एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी न्यूज़ थी, या फिर आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड थी, या फिर हेल्थ कंसर्न्स से रिलेटेड थी, वो सब हमने इस सेशन में कवर कर ली है। जल्दी मिलेंगे और सेशंस में जहां हम और सेगमेंट्स लेंगे एमपी सीए के, ताकि प्रीलिम्स में जब आप करंट अफेयर फेस करो तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर भी स्ट्रांगली फेस कर सको। इंडियन करंट अफेयर के लिए हम अगेन रिपीटिंग, या तो मंथली मैगजीन आप रेफर करके जाएंगे, या फिर सवाल ई बुक अलॉन्ग विथ रफ्तार करके जाएं तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और डेली सीए अगर मिस कर दिया है, वीकली भी नहीं देखा है, तो आप पूरे साल के ये सेशंस तो नहीं देख सकते, एटलीस्ट मंथली सेशंस देख के जाइएगा, और कुछ नहीं तो मंथली वन शॉट देख के जाइएगा। यू विल गेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम देयर आल्सो। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। सी यू वेरी सून, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।